हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 1 है। हम धीरे धीरे जो है इग्नू के जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनका सोल्ड हम इसमें बना बना के मैं डाल रहा हूँ। आज मेरा पहला सोल्ड मैंने जो किया है वो 2017 का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है इग्नू के अंदर वो है। और जो इसमें क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पक्का देखना है और उसको क्या स्ट्रेटेजी है आज जिससे आप उसको सोल्व कर पाओगे और आसानी से जो है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस सभी कोई क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने सोल्व किया है। तो काफ़ी बड़ी ये बुकलेट्स है जिसको मैं अभी करने जा रहा हूँ। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सेल्फ ज्ञान चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को पक्का प्रेस कर ले, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा क्लास 2 किसी दूसरे ईयर के इंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड का जो है उसको सोल्व करके डालूँगा मैं जल्द ही 1-2 दिन में। तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक पक्का करना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। चलो शुरू करते हैं। ये जो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जो है 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ है इग्नू का, उसका जो है सितंबर में हुआ था ये। तो उसका जो है एग्ज़ाम है। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन 100 क्वेश्चंस को आपको करने हैं। 1 घंटा 20 मिनट का आपको टाइम दिया गया था। इसके अंदर जो है 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे या हिंदी में कर सकते हो आप खंड के को। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। एजुकेशनल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग लर्निंग एंड एट स्कूल के 25 क्वेश्चन होंगे। और फिर एक आप सब्जेक्ट लेना, आपको साइंस या मैथमेटिक्स या सोशल साइंस या इंग्लिश या हिंदी, इनमें से किसी एक के 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मार्कशीट वगैरह की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने टाइम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं। ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं बुकलेट के अंदर। अब क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम जो फुल्ली ऑनलाइन होगा तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव टाइप आपको टिक करते जाना, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस इंग्लिश के बारे में है। मैं आपको हिंदी से शुरू करता हूँ। तो ये यहाँ पे सबसे पार्ट 1 जो है हिंदी का, सबसे आपको पहले आपको इसको पढ़ लेना है और फिर उसी हिसाब से क्या है आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा तो आपको थोड़ा उसको पिकअप करना है। जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले पैसेज को कम से कम 2-3 बार पढ़ना है पैसेज करने के लिए, जो हिंदी का पैसेज है, क्योंकि उसी के अंदर क्वेश्चंस के अंदर पैसेज के अंदर ही आंसर छुपे हुए हैं। और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। किसी भी पैसेज को इंग्लिश हो या हिंदी उसको करने का यही एक तरीका है। तो शुरू करते हैं। इसमें भवन निर्माण में अत्यधिक प्रयोग में होने वाली सीमेंट टाइलों और सीमेंट पेंट के निर्माण के लिए सफ़ेद पेंट आधारभूत कच्ची सामग्री है। इस सफ़ेद पेंट का मुख्य उपभोक्ता सीमेंट टाइल और सीमेंट पेंट की जो विनिर्माण इकाई हैं वे हैं। ये उपभोक्ताओं का अधिकांश छोटे पैमानों के क्षेत्रों में है। अल्पकाल में ही सीमेंट की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि का कारण संकट का सामना कर रहे हैं। देश के सफ़ेद और स्लेटी सीमेंट का वर्तमान लाइसेंस, जो वार्षिक लाइसेंस प्राप्त उत्पादन लगभग 3 लाख टन है। इसकी औसत जो मांग है वो कितनी है, 2 to 2.5 टन है। आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि उत्पादन ज़्यादा है, मांग कम है। तो इसका मतलब 1 लाख टन या उससे अधिक उत्पादन अतिरिक्त अक्षमता है। अतः कीमत में वृद्धि अपर्याप्त उत्पादन अक्षमता के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या नहीं है, बल्कि विनिर्माता द्वारा अपने हितों की सृजित की दिखाई गई दिखावटी कमी है। क्या है, दिखावटी कमी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले पूरा पढ़ा है फिर सोल्व किया तो काफ़ी टाइम लगा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक पक्का करना, क्योंकि और जिस वर्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो आपको देखना है। सीमेंट की कीमत में निरंतर वृद्धि का मुख्य कारण उसका विनियंत्रण है। विनियंत्रण के बारे में पूछता है इसके बारे में। ठीक है, सीमेंट टाइल और सीमेंट पेंट के विनिर्माण व्यवसाय में कड़ी प्रतिस्पर्धा, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है। या इसके आगे कीमतों को संशोधित करने से बाजार की स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर। तो सरकार को क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, पर्याप्त कदम उसके उठाने चाहिए और सीमेंट के आयात की अनुमति देनी चाहिए। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी टिक किया हुआ है, आप देखते जाना और उसको पढ़ते जाना है। तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि मैं सिर्फ काफ़ी बड़ी वीडियोज़ है, 53 पेजेस हैं
और तो एक एक क्वेश्चंस का मैं सीधा कुछ क्वेश्चंस का क्या है आंसर बताऊंगा, आप उसको धीरे धीरे आपको पॉज करके उसको पढ़ते जाना है और अपने ऑप्शंस के हिसाब से उसको देखते जाना है। लेकिन ये ऑप्शंस मैंने बिल्कुल सब कुछ करके मैंने ये निकाला है, बहुत मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ इसको लाइक करें। सफ़ेद सीमेंट की कीमतें क्यों बढ़ रही थी? उपयुक्त सभी चीज़ें थी, क्योंकि सरकार सीमेंट के कोटे को नियंत्रित कर रही है। सफ़ेद सीमेंट का निर्यात के कारण सफ़ेद सीमेंट के बहुतायत के उपयोग होने के कारण, उपयोग की वजह से कोई भी नहीं, तो उपयोग में से कोई भी नहीं है कीमतें बढ़ने का कारण। सिर्फ क्या है, जो भी बिजनेसमैन है वो अपने फ़ायदे के लिए बढ़ा रहे हैं। गद्यांश के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वाला 2 नंबर सही है। सफ़ेद सीमेंट नियंत्रित उत्पाद सही नहीं है, तो सफ़ेद सीमेंट जो है नियंत्रित उत्पाद नहीं है, ठीक है। बाकी सभी जो तीनों कथन है वो सही हैं। गद्यांश में वर्णन के अनुसार सीमेंट टाइल निर्माता किस संकट का सामना कर रहे हैं? सफ़ेद सीमेंट की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो टाइल्स निर्माता इसलिए परेशान है। उसके बाद 4 नंबर है इसका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गद्यांश में प्रयुक्त अतिरिक्त शब्द का समानार्थी शब्द है? अतिरिक्त मतलब अत्यधिक, कहाँ पे इसमें अतिरिक्त शब्द का यूज हुआ है? अतिरिक्त मतलब अत्यधिक, ये अतिरिक्त शब्द का यूज हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा दिया है। तो अतिरिक्त मतलब अत्यधिक। उसके बाद हम फिर दोबारा हिंदी वर्ड के ऊपर जाते हैं। गद्यांश के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? टाइल निर्माण के लिए सफ़ेद सीमेंट का अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये सबसे सही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गद्यांश के प्रयुक्त दिखावटी शब्द का समानार्थी है? दिखावटी मतलब जानबूझकर, वो जानबूझकर बढ़ा रहे हैं ना सीमेंट के दाम से। तो कीमतें कम करने के लिए लेखक का क्या सुझाव है? तो सरकार को क्या सफ़ेद बाजार का नियंत्रण करना चाहिए, जो नीचे मैंने पढ़ा था। चलो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा गद्यांश में वर्णित आधारभूत शब्द का विपरीतार्थक है? अपोजिट शब्द कौन सा है आधारभूत का? अमहत्वपूर्ण, ठीक है। गद्यांश के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सीपेट उत्पादन अक्षमता उनके उपयोग की तुलना में ज़्यादा है। उत्पादन अक्षमता जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, उसकी जो डिमांड है उससे ज़्यादा है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। उसके बाद सीमेंट के विदेश के व्यापार के संबंध में गद्यांश में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो वर्तमान में सीमेंट का नया आयात किया जा रहा है और नया निर्यात किया जा रहा है, ये सबसे सही आंसर है। उसके बाद इसको छोड़ दो, हिंदी वाला में ये आ जाए रीजनिंग वाला। तो इसको करने का आपको मैंने एक तरीका बताऊंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, आपको तीनों पीढ़ी को लिख लेना है। जैसे एग्जाम्पल्स के मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे MNOPQR 6 सदस्य है, इसमें 2 शादीशुदा जोड़े हैं, समझ लेना 2 जोड़ियाँ हैं। N जो है एक व्यवसायी है, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे N, ये क्या है, एक व्यवसायी है, ठीक है। और तथा Q का पिता है, तो Q इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे Q, ठीक है, Q का पिता हो गया। तो Q का पिता। R जो है O का दादा है, यहाँ पे हम लिखेंगे R, और ये दादा किसका है, बीच में कोई है, फिर O का दादा है, ठीक है, तो O का दादा हो गया। और वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, ये R जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी डीलर हो गया। तो ऐसे करना है। P Q की दादी है, P जो है वो Q की दादी है, यहाँ हम P लिखेंगे ऊपर, तो ये गैप हो गया, तो Q की क्या हो गया, P तीसरी जनरेशन में चला गया, तो दादी हो गया। और वो एक गृहिणी है, क्या है वो गृहिणी है, क्या लिख दिया मैंने उसके सामने, ठीक है, तो गृहिणी है। O जो है M की बेटी है, O किसकी बेटी है, M की बेटी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, M आ जाएगा। तो O M की बेटी। परिवार में एक व्यवसायी, ये व्यवसायी है, ये प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है। एक महिला प्रवक्ता, ये क्या होगी, प्रवक्ता हो गया, लेक्चरर, L लिख दिया इसके सामने, ठीक है। और 2 विद्यार्थी, ये दोनों Q और O विद्यार्थी होगी। तो उससे क्या है, तो फिर हमें क्या बताना, M का ससुर कौन है, M का ससुर कौन है, R, ठीक है, ये वाला हो गया, तो ये मैंने R पे टिक कर दिया। सेम जो है प्रवक्ता कौन है, M कौन है, प्रवक्ता, क्योंकि इसने एक बोला प्रवक्ता है तो एक लेक्चरर है। उसके बाद Q की बहन कौन है, ये Q है, तो Q की बहन होगी O, तो Q की बहन O है। तो 2 परिवार शादीशुदा जोड़े कौन से हैं, P और R और M और N, P और R, फर्स्ट ऊपर वाले P और R, और नीचे बीच वाली पीढ़ी वाले M और N, ठीक है। तो ये P और R M और N।
इसमें आपको सिंपल देख सकते हो 10 का 4 गुना, 6 का 4 गुना और 4 का 4 गुना 16। वैसे इनकी भी एक कैलकुलेशन है, इसकी तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है 6, 21, 43, फिर बीच में 2 संख्याएं छोड़ी हुई हैं, आगे करना है। तो पहले वाले के बीच में 14 का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ, दूसरे वाले के बीच में कितना 22 का डिफरेंस है। 14 और 22 में कितना का डिफरेंस हो गया 8। तो सेम इससे इसके बीच में हमें क्या करना है 22 में 8 और जोड़ने के बाद 30 कितना हो गया 30 जोड़ के लिखना है, तो ये हो गया 73। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 73। नेक्स्ट जो है 70 नंबर क्वेश्चन है 6, 24, 60, 114 और 186 है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले दो के बीच में डिफरेंस चेक करना है। पहले दो के बीच में डिफरेंस हो गया 18, कितने का 18 का। तो दूसरों के बीच में 36, इन दोनों के बीच में है 36 का, डबल होता जा रहा है। फिर ये 54, फिर 72, फिर 90 जब इसमें आगे बढ़ाया जाएगा तो 170, 276 हो जाएगा। सॉरी, ये मैं हिंदी वाले में चलता हूँ, तो 276 हो जाएगा। उसके बाद जो 7 और 13, 21, 31, 43, तो पहले 7 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस 6 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर 13 और 21 के बीच में कितने का डिफरेंस है 13 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 13 और 21 के बीच में 8 का डिफरेंस है, और 21 और 31 के बीच में 10 का डिफरेंस है, फिर 12 का डिफरेंस है। तो फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा 14 का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस हो जाएगा 57। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। उसके बाद 3, 15, 35 और 63। तो सबसे पहले आपको क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 12, फिर 13, 35 के बीच में 20, फिर 20, 35 और 63 के बीच में 28। तो कितने कितने का डिफरेंस जाता जा रहा है 8 का डिफरेंस जा रहा है। तो फिर बढ़ता जा रहा है 8 का डिफरेंस, फिर 28 में फिर 8 जोड़ देंगे हम तो 36 और जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बढ़ाना है। अब इसमें जो है पजल का जो कूट वर्ड्स है ये तो मेंटल का क्या होगा। अब देख लो, फर्स्ट में बताता हूँ, आपको तिरछा करके देखना है। पजल का एल कहाँ पे गया है, पी कहाँ पे गया है, तीसरे नंबर पे गया है, तीसरे पे गया है। यू कौन थे पे गया है, उससे अगले पे गया है। फिर जेड जेड दोनों जेड आगे पे गए हैं, और फिर ये एल यहाँ पे आ गया है, और यू यहाँ पे आ गया। सिमिलर जब मेंटल करेंगे तो इसका वर्ड ये एलिमेंट बनेगा। सेम कन्फर्मेशन के नीचे एक एक वर्ड लिखेंगे तो टी कहाँ पे है, टी यहाँ पे है, या इस वाले टी को मान लेंगे तो पहला वर्ड बैठता है 4। तो लास्ट में ऐसे करके आपका ओ वर्ड है यहाँ पे, तो ओ वर्ड होता है नो, तो लास्ट वाला वर्ड नो रहेगा। तो आपका 4 नंबर हो गया। तो मतलब इसको एक एक के नीचे वर्ड लिखेंगे, फिर कौन से वर्ड पे कौन सा है तो निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4 नंबर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा युग्म अन्य में से किस प्रकार भिन्न है। तो सभी लगभग एक दूसरे के अपोजिट में चलते आ रहे हैं, तो ये कस्बा और शेडी जो है एक दूसरे के भिन्न हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा ऐसा करके आपको एक वो दिया है क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 26 तक। तो इसमें कुछ गेंदें दी गई, गीता, सीता, शिमला, भावना और नपीशा, तीनों को एक लाइन में लिख लेना है। प्रत्येक के पास पहले 6 गेंद लिख लेनी है। गीता ने 3 गेंद नपीशा को दे दी, तो वो 3 माइनस हो जाएंगे गीता वाले में से। ठीक है, जिसमें 4 गेंदें पर, और फिर नपीशा को दे दी, जिसने 4 गेंद परमिला को दे दी। तो परमिला पे क्या है +4 हो जाएंगी, तो 6 4 10 होगी। परमिला पे पहले से 4 थी, ऐसे तो एक एक के सामने जितनी आती हैं और जाती हैं वो घटा बढ़ा के बढ़ा लेंगे। तो ऐसा करने के बाद पूरे क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाता है, गीता के पास 8, सीता के पास 5 और परमिला के पास 6 और भावना के पास 4 और नपीसा के पास 7। तो क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको टोटल देखना है कि घटा जोड़ घना सब जोड़ के और कम करके आपस में ले दे के लास्ट में सबके पास कितना बचता है। तो नफीसा के पास कितनी गेंद बचेंगी 7, और सीता के पास कितनी गेंद बचेंगी 5। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सबसे कम गेंद किसके पास है, सबसे कम गेंद है भावना के पास 4। कितनी है 4 जब आप कैलकुलेट करोगे। इनमें के सबसे ज़्यादा गेंद किसके पास है, सबसे ज़्यादा गेंद 8 है गीता के पास, कितनी 8।
हो जाएगी। तो एक एक के सामने प्लस और माइनस करना है, कितनी उसने दे दी, कितनी उसके पास वापस आई। उसके बाद 27 से लेके 30 कौन क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल खेलता है। तो इसमें क्या करना है, ABCD और E आपको एक तरफ लिख लेना है। फिर वो कौन कौन से गेम हैं, तीनों हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और वॉलीबॉल एक साइड में लिख लेना है। तो सबसे जैसे मतलब ऐसे A B फिर C फिर D ऐसे करके लिखना है। और दूसरी तरफ क्या लिखना है, क्रिकेट, फिर ऐसे हॉकी, ठीक है, और फिर टेनिस ऐसे करके लिखना है। जैसे A और B क्रिकेट खेलते हैं, फिर इसको ऐसे मिलाना, A और B क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरीके से पूरे मिलाने हैं। तो फिर डिसीजन लेना है कि आपस में इधर 5 खिलाड़ी हो जाएंगे, इधर गेम हो जाएंगे, इधर 5 आदमी हो जाएंगे। तो कौन सा गेम खेलता है वो डिसीजन करना है। तो क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल तीनों चीज़ कौन से खेलता है, A तीनों चीज़ खेलेंगे। जैसे आप डिसीजन लोगे ना, तो जैसे ऐसे निकालोगे तो तीनों चीज़ कौन खेलता है, A खेलता है। फिर कौन फुटबॉल खेलता है, ये केवल फुटबॉल ही खेलता है। कौन टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलता है, D टेनिस भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। वो एरो देखने कौन कौन से टेनिस और फुटबॉल पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलता है, तो C खेलता है उसमें से वॉलीबॉल और फुटबॉल। इस तरीके से जब आप करोगे, उसके बाद ये हो जाएंगे आपके सामान्य ज्ञान वगैरह। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ठीक है। एक गांधी जी ने अछूतों के मंदिर के प्रवेश के अधिकार के लिए नाटकीय प्रयास कब किया था। तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। जब मैं उसको नेट पे सर्च आउट किया तो वो 32 और 36 दिखा रहा है आंदोलन की डेट। तो अब इसको स्टार मार्क करके आप छोड़ दो तब, क्योंकि इनमें से कोई सा भी नहीं है। 32 या 36 दिखा है तो आप 35 पे आप टिक कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं इसके बीच में कंफर्म नहीं हूँ। नेट पे 32 और 36 दिखा रहा है, वो ऑप्शन इसमें नहीं है। तो जो मुख्य शैक्षिक संस्थानों का जो राष्ट्रीय कोष है NROER का प्रबंधन कौन करता है, NCERT करता है। वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी पत्र के संपादक कौन थे, भीमकाजी कामा। मैं क्या है ना ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, क्योंकि टाइम लंबा ना हो इसलिए मैं सीधा ऑप्शन पे जा रहा हूँ और आप उसको पॉज करके आप देख सकते हैं। 26 जून को जो है 1945 को कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र प्रसारण किए थे, 51। निम्नलिखित में से किसके भारतीय संघवाद या सहकारी संघवाद कहा था, ये कहा था ग्रानविल ऑस्टिन ने, ठीक है। 17 जून 2015 को राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद ने सभी के घर कब तक उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया था। 2015 में प्रस्तावित किया था कि 2022 तक सबके पास घर होंगे। 19 सितंबर 2015 को जारी विश्व सूचना सूचकांक GIL 2015 में कौन सा देश सबसे ऊपर था, तो वो स्विट्जरलैंड था, ठीक है। 35 तक हो गया। 39 बताता हूँ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। अब यहाँ पे 40 नंबर, 2016 का ओलंपिक गेम कहाँ पे खोला गया था, रियो द जेनेरियो में खेला गया था। साक्षर भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या था, महिलाओं की शिक्षाओं को प्रोत्साहन करना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद संविधान की कौन सी धारा के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, धारा 123। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्य संबंधित किससे, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन था, राधा मुकुंद मुखर्जी। भारत के भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष में दिया था, 1955 में, भाषा के आधार पर पुनर्गठन का। उसके बाद जुलाई 2015 में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा, भारत। सितंबर 2015 में एक रोबोट पत्रकार द्वारा लिखी पहला रिपोर्ट किस देश में प्रकाशित हुआ, चीन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, जल्दी करने की कोशिश करूँगा मैं। 1907 में मैडम कामा ने कहाँ पहली बार तिरंगा लहराया था, स्टुटगार्ट पे, ठीक है। किस पे, स्टुटगार्ट पे ना 1907 में मैडम कामा ने लहराया था। भारत की शिक्षा के सुधार की किस समिति आयोग ने विशिष्ट प्रतिवेदन दिए हैं, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग ने। कौन सा, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। IEDSS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एक्सक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, ये इसका मुँह। उसके बाद आप जब 51 नंबर क्वेश्चन करोगे, संसद में दोनों सदनों में संयुक्त सत्र के अध्यक्ष कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन सी धारा मुख्यमंत्री कर्तव्यों को प्रभावित करती है, धारा 167। सूरज से पृथ्वी में प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है, 8 दिन।
8 मिनट सॉरी। गांधी की सत्याग्रह युक्ति में अंतिम पद क्या था? व्रत। अंतिम पद था व्रत। केंद्र तथा राज्य के बीच वित्त का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग। उसके बाद शिक्षण अधिगम एवं विज्ञान। अधिगम मतलब होता है लर्निंग इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है किसके ऊपर है? अध्यापकों के ऊपर। विद्यालय अपने कार्यक्रम की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है, उनके सांस्कृतिक संपन्न करने में मदद करता है। ठीक है। सभी शिक्षार्थियों के गृह कार्य की रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए। कैसा होना चाहिए होमवर्क? शिक्षार्थी की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस लिए की गई थी? ग्रामीण अक्षरत्रों की शिक्षा प्रदान करने के लिए, अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए। उसके बाद एक प्रभावी शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है शिक्षार्थी के साथ अच्छा समन्वय, आपस में मेल मिलाप अच्छे से उसको ताकि स्टूडेंट थोड़ा डरे ना। इसलिए बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी द्वारा। शिक्षा अधिनियम प्रक्रिया की व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि बालकों के विकास के भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से वो सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि कोई बच्चा जो है दाहिने हाथ के बजाय बाएं हाथ से लिखता है तो उसके काम करने में सुगम है, लेकिन वो तो क्या करना चाहिए? टीचर्स को हतोत्साहित करना चाहिए उसको, तो उसकी प्राथमिकता की अनुमति देनी चाहिए कि वो कौन सी चीज़ में कंफर्टेबल है, उसकी जो प्राथमिकता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए उसके। ठीक है। अधिगम के विषय में आप कौन सा कथन चाहिए? अधिगम बोलते हैं लर्निंग इंग्लिश में। अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो विद्यार्थियों के संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है। उसके बाद गृह कार्य देने का लाभ क्या होता है? स्व अध्ययन, सेल्फ लर्निंग की आदत पड़ जाती है बच्चों के अंदर। ठीक है। एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है, एक भ्रमण हेतु, अन्य कार्य करने हेतु, क्रिया का अर्थ जानने हेतु, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी होते हैं। शिक्षार्थी सुस्त किससे होते हैं? जब हम उनको लेक्चर देते हैं व्याख्यान विधि में। ठीक है। प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ क्या होता है? उपयोग की नकल का प्रभाव होता है इसका मतलब। ठीक है। 69 डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया जब बुद्धि उसकी सामान्य होती है उसके बावजूद भी वो तीव्र गति से उचित कम्युनिकेशन पढ़ने में उसको कठिनाई नहीं होती है, संप्रेषण में। तो ये चीज़ें हैं इसका 3rd नंबर। यदि आपकी कक्षा में कोई शिक्षार्थी खराब कपड़े पहन के आता है तो उसको क्या करेंगे? तो उसके ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए सुझाव देंगे, परामर्श करेंगे उससे। ठीक है। कुछ विद्यार्थी अध्ययन में पिछड़े हैं तो उनके प्रति आपका रवैया कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण। खेल थेरेपी से बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि बालक के आंतरिक रुझान, उसके जो अंतर्द्वंद है उसको समझने के लिए किया जाता है क्या? खेल थेरेपी। अधिगम संबंधी विद्यार्थियों के अधिगम मतलब लर्निंग संबंधी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान कौन सा है? निदानात्मक अध्यापन। ठीक है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों को क्या ध्यान देना चाहिए? देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल्य विकास में। यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि एक शिक्षार्थी नियम समझता या समझती है यदि वह जिन समस्याओं के समाधान में उसका उपयोग हो सकता है उसको वो उपयोग करे। ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन। और उसके बाद आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में अनोखा होता है। इसका मतलब कोई 2 शिक्षार्थियों की योग्यता, उसकी रुचि, उसके गुण एक जैसे नहीं होते। नंबर 1। उसके बाद अन्य सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है द्वारा सहयोगी रूप अपनाकर। एनसीईआरटी की बीएड पाठ्यक्रम की 2014 का जो निम्नलिखित में से किस चीज़ के ऊपर बल दिया गया था? आईसीटी। जो हम कंप्यूटर टीचर्स, आईसीटी बोर्ड्स होते हैं उनके द्वारा पढ़ाते हैं, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। फिल्म देखते समय कितनी इंद्रियाँ यूज होती है? 3। उसके बाद अभी आ गया साइंस के क्वेश्चन। तो अपवर्तन का नियम sin I अपॉन sin R = K2। प्रकाश संश्लेषण में पौधों में निम्नलिखित में क्या आवश्यकता होती है? सभी चीज़ CO2, प्रकाश और क्लोरोफिल, तीनों चीज़ चाहिए। जलीय पौधे हाइड्रोलैमिक स्टोमेटा कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए जा सकते हैं केवल आभासी प्रतिबिंब। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। लकवा है
ऊपर वैसे कोई सी भी नहीं है लकवा बीमारी जो भोजन से या जल से या वायु से हो। ठीक है, एक तार है, दो तार हैं ए और बी में, दो धातुओं से बने, एक ही धातु से बने हैं, उनकी लंबाई एक ही लंबाई की है, लेकिन उनका जो डायमीटर है, व्यास 1 और 2 के रेशियो में है, तो उनकी जो प्रतिरोध है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो किस उसमें होगा 4:1, क्योंकि अपोजिट 1/r² होता है, उसका अपोजिट होता है, तो वो 4:1। आइंस्टीन का ऊर्जा का क्या नियम है, E = mc²। पौधों की कोशिका में क्या कौन से काम कर सकती है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। एक्स रेज की तरंग दैर्ध्य जो यानी कि लैम्बडा जो होता है प्रकाश से कम होता है, तो उसका वेग और प्रकाश का वेग से ज़्यादा होता है, इसका एक्स रेज का जो स्पीड है वो ज़्यादा होता है। आपकी पीएच चार्ट के अंतिम सिरे में क्या कौन सा रंग होता है दिखने वाला, लाल और नीला। HIV क्या है, एक विषाणु है। ठीक है, जब हम अलग अलग दर में किसी का चीज़ को तोलते हैं, किसी वस्तु को, तो उसका आपेक्षिक घनत्व जो है 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 चार अलग अलग दरों में होता है। तो उसका भार का आपेक्षिक घनत्व किस में सबसे कम होगा, तो वो होगा 1 घनत्व द्रव्य में सबसे कम होगा 1.1 में। एक अवतल लेंस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, शीशा बनाता है, सभी बनाता है। ठीक है, 2 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध को अगर हम प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस को अगर हम उसको पैरेलल में लगा देंगे तो क्या होगा, <1 ओम हो जाएगा। उसके बाद आगे लिटमस जो है, जब एसिड के अंदर डाला जाता है तो क्या हो जाएगा, उसका रंग लाल का लाल ही रहेगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा रह जाएगा, सूर्य। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई क्या है, किलोवाट/घंटा होती है। वनों को काटने का क्या परिणाम है, वर्षा भी कम होती है, प्राकृतिक सिद्धांत कम होते हैं, उन जंगली जो पशु पक्षी हैं उनके जीवन संकट में हो जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन परत को घटाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये मैथमेटिक्स जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अगर आपको मैं इनको डायरेक्ट मैं सोल्व करके मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको इसको करने में कुछ इश्यू आ रहा है, मैथमेटिक्स जिन्होंने एज ए ऑब्जेक्टिव लिया है और वो चाहते हैं कि मैं इनका सोल्व करके दिखाऊँ एक पेपर के ऊपर, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखो वीडियो अभी रात के 12 बजे है तब बन रही है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैंने वादा किया था, तो मैं पूरी अभी तक लगा हुआ हूँ इस काम को करने में। तो एक वीडियो के लिए लाइक और शेयर तो पक्का बनता है, जो इंट्रेंस दे रहे हैं उन तक आप इसको पहुंचाने की कोशिश करो। मुझे भी अच्छा लगा कि आप अगर वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको मिलेगी। और ये क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के आपके पास वापस आने की संभावना है एज ए इंट्रेंस में, तो प्लीज़ इनको सभी क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करना। sin 60 30 + sin 30 60 = 1 आ जाएगा। 9 sin sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a = 9 आएगा। ठीक है, 7 मीटर की ऊंचाई का शीर्ष का एक केबल टावर का शीर्ष का जो कोण है वो 60 है, उसका जो तल का झुकाव है वो 45 है, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, 7√3 + 1 मीटर। 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 625। इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 84। इसको जब वो डिवाइडेशन सब कुछ करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। एक जार में जो है 24 रंगीन कंचे हैं, हर एक कंचे कुछ हरे हैं और कुछ नीले हैं। फिर जो उसमें प्रायिकता करेंगे चुनने का, तो उसकी जो कांचे कंचे का चुनने का हरे रंग के प्रायिकता की संभावना 2/3 है, तो जार में कितने नीले कंचे हैं, 8 हो जाएंगे। ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं रहा है तो मैं इसका सोल्व आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक पासा को जब हम 2 बार फेंकते हैं तो कम से कम 5 आने की संभावना कितनी है, 11/36। 2 समान भुजों की भुजाओं का अनुपात 4 और 9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 16 × 81। एक कार के पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है। कार जो है 10 मिनट तक जो है 67 प्रति घंटे की दौड़ती है, तो उसके द्वारा कितने चक्कर लगाएंगे हुए, 4375। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले जो गोले हैं उनको पिघलाकर एक गोलाप बनाया गया है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही 14 सेंटीमीटर ऊंचे वाले गोलाकार बेलन का वृत्ताकार धरातल क्षेत्र इतना है, तो उसका बेलन का आधार का व्यास कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 800 मीटर प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 5 सेकंड में पार करती है, तो उसकी गति कितनी होगी, 72 मीटर पर घंटे। एक पिता की और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है,
अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 5.756 आता है। तो 6 साल के बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा? 2:1। उसके बाद 115 नंबर पे 2 अंक जो है 7.4 के अनुपात में, यदि छोटे अंक में 12 जोड़ दिया जाए तो फिर 7:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या कितनी है? 84। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 33% चाहिए। एक विद्यार्थी को 210 अंक मिले जो 21 नंबर ज़्यादा है, तो टोटल अंक कितने होंगे? 700। एक दुकानदार तो ये पढ़ो, एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 20% अधिक रखता है, ग्राहक को छूट प्रदान की जाती है तो उसमें 8% का लाभ होता है। तो छूट कितनी दी उसने? 10% की छूट दी, तब उसको 8% हुआ है। जो इस छूट वाला सिस्टम है ये अलग होता है, ये नहीं कि आप उसने 10 दे दी तो 20 दे रहा था तो 10 दे दी तो 10 बचेगा, 10 नहीं बचेगा, वो थोड़ा अप डाउन रहता है। तो उसको समझने के लिए आपको अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना प्लीज़। एक शंक्वाकार टेंट का व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है, जो पार्श्व रेखा है वो 6 मीटर है, तो उसको बनाने में एज ए कोण के जैसा हो गया, तो उसको बनाने में किसका, तो आपको वो निकालना पड़ेगा, हाँ, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा 132 मीटर कपड़ा चाहिए उसका वर्ग मीटर। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दिए हैं, उसका परिमाप दिया है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 8√30। एक वृत्त का केंद्र है 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो अब हम सोशल साइंस पे आते हैं, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। सैयद वंश का जो अंतिम शासक था कौन सा था? आलम शाह। और उसके बाद ये जो अनटचेबिलिटी वाला था वो कौन सा संविधान में कौन सा आर्टिकल लगाया उसके लिए? आर्टिकल 17। पृथ्वी का जो सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। मलेशिया की मुद्रा कौन सी है? रिनगिट। नाटक जो है मालविकनिमित्रा किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास। अक्षय त्रिपाठी शिवसेना किसके द्वारा बनाई गई थी? बाल ठाकरे। उसके बाद हुदहुद चक्रवात किस देश को प्रभावित किया? इंडिया को। भारत का नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा कर बढ़ा हुआ कर है? आयकर। भूटान की मुद्रा कौन सी है? नुगुल ट्रम। उसके बाद नेक्स्ट ये जो है 2017 के हिसाब से किया, सॉरी ये जो है हिंदी वाला पेज इसमें से गायब है, आप इसको वो कर लेना। जो तमिल लिटरेसी जो कालिंगपुत्रानी किसने लिखा? ये लिखा है जिया गोर्डान ने। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। तो जो लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है लोकसभा इलेक्शन के लिए कितनी होती है? 10,000। फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? सरोजिनी नायडू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आप जो है ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट के हिसाब से याद करके जाना भाई। विच वाज गिवन टू रिलीज ड्यूरिंग द भोपाल गैस स्ट्रेटजी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, कौन सी भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इग्नू कब बना था? 1985। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड किसके? इंडियन ओशियन के थ्रू होता है। लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? थर्ड लार्जेस्ट कंट्री अमेरिका, यूएसए। जो सर्टिफिकेट इंडिकेट करता है क्वालिटी और एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट लाइक घी और हनी, वो होता है एग मार्क। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, 7 क्वेश्चन मिसिंग हैं, तो ये 8वां क्वेश्चन है 147 पे। तो इनमें से कौन सा सही वर्ड है? मिलते जुलते सभी वर्ड है। हाइजीन, हैरेसमेंट 4 नंबर, स्पॉन्टेनिटी, उसके बाद म्यूजियम। ठीक है, तो ये था द कल्प्रिट एक्नॉलेज्ड हिज गिल्ट, मतलब डेनाइड। अपोजिट वर्ड करना है हमको इसका। ठीक है, डेनाइड हो गया। टू ए एमेचर ही इज द फर्स्ट क्लास प्लेयर, प्रोफेशनल। इनिशियल का फाइनल हो जाएगा, हॉस्टाइल का फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? सिलेक्ट द वर्ड ईच ग्रुप विच डज नॉट प्रॉपरली बिलोंग टू इट। कौन सा वर्ड जो है बिलोंग्स नहीं करता है पूरे ग्रुप को? ये हो गया कॉन्स्क्रिप्ट। उसके बाद रेट्रोस्पेक्शंस। तीसरे वाला जो ग्रुप है वी ट्रबल इन आवर बॉर्डर, तो इसमें पिकअप करना है मैं जो सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट वर्ड्स है फिल इन द ब्लैंक के लिए। अपर हैंड, द पुलिस, द मॉब, डिस्पर्स्ड। ठीक है, उसके बाद ये द ट्यूटर वेंट थ्रू एंडलेस ट्रेवल टू द प्रिपेयर हिम फॉर द टेस्ट। इसमें आ जाएगा इनटू और ऑन द सोफा। नेक्स्ट हिंदी का इस वर्ड को पढ़ लेना, लगभग काफ़ी क्वेश्चन हो गए, ये जो है पढ़ लेना, या मैं इसको पढ़ूं?
काफ़ी बड़ी वीडियो होती जा रही है। चलो फिर मैं जल्दी पढ़ता हूँ। सुधार जिस व्यवस्था में उसे अच्छी व्यवस्था आने से प्रेरणा हर आदमी को मौजूद रहती है। हमें जो कमजोरियाँ हैं वह मर्ज की तरह हमसे निपटी हुई है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उल्टा है, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राकृतिक बात है और हम मानसिक और नैतिक गिरावट में उसी तरह संतुष्ट नहीं रहते। जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं रहता है, वैसे हम किसी चिकित्सक की तलाश में रहता है। किसी तरह हम यह फिक्र में रहते हैं कि किसी तरह अपनी कमजोरियों को दूर फेंककर अधिक अच्छे मनुष्य बने। इसलिए हम साधु फकीरों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं, विद्वानों के व्याख्यान सुनते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं। हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदार हमारी कुरीति और प्रेम भाव से वंचित होना पर है। प्रेम भाव से वंचित होने पर है, ये क्वेश्चन में है। जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है वहाँ प्रेम की विस्तृति है। कमजोरियाँ कह सकते हैं प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है। प्रेम का आध्यात्मिक भोजन क्या है? प्रेम। ये क्वेश्चन में है। सारी कमजोरियाँ इसी भोजन से न मिलने और प्रदूषित भोजन के मिलने से पैदा होती है। कलाकार हमारे सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करते हैं। ये क्वेश्चन में है। कलाकार हमें सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करते हैं। और प्रेम की उष्णता, उसका एक वाक्य है, एक शब्द, एक संकेत हमारे अंदर जा बैठता है, हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। पर जब एक कलाकार खुद सौंदर्य प्रेम से छक्कर मस्त हो तो उसकी आत्मा स्वयं को ज्योति से प्रकाशित न हो, वह उसे प्रकाश दे सकता है। तो जब आप ऐसा कोई पैसेज आता है उसको 2-3 बार पढ़ना है, उसको समझना है, फिर नीचे 10 क्वेश्चन उसी के बेस पे रहते हैं। अब पढ़ते उपरोक्त के ध्यान से लेखक ने पाठक को क्या बताया? जीवन के प्रेम का महत्व बताया। लेखक के अनुसार सत्संग, पूजा करने वाले, व्याख्यान सुनने वाले, साहित्यों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी कमजोरियों को दूर करना और अच्छा मनुष्य बनना। और ये 2 क्वेश्चन गद्यांश के अनुसार हमारी सारी कमजोरियों का कारण क्या है? कुरीति और प्रेम भाव से वंचित होना। लेखक के अनुसार आध्यात्मिक भोजन क्या है? प्रेम। उसके बाद लेखक के अनुसार हमारे कलाकार को क्या प्राप्त होता है? सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता। आपको ऊपर वाले उसमें देखते जाना है, वही चीज़ आपको गहराई से पढ़नी है और उसमें नीचे टिक कर देना है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से कौन सा सही है? तो ये हिंदी काफ़ी हार्ड होती है जो इसमें पूछी जाती है, आपको थोड़ा उसको गहराई से समझना है। जो हिंदी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट है वो तो कर लेंगे। और ये ऑप्शनल में भी है। आग का तत्सम शब्द क्या है? आकाश। प्रत्यक्षण में कौन सा समान है? अवयवी भाव। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण। धूमिल में कौन सा प्रत्यय है? इल। कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है? विटप। ग्रहित का विलोम क्या है? त्याज्य। या मुरलीधर की अधरान धरी आधार न धरोगी, कौन सा है इसमें अलंकार? रूपक। ठीक है। सखीन सो देत उराहानो नित्य सुचिंत संकोच सने लेही, तो इसमें कौन सा है? छप्य। तो सरस्वती कंठाभरण का रचयिता कौन है? भोजराज। तो ये सामाजिक विज्ञान के कुछ वर्ड हैं, तो इनको मैं दोबारा बता, ये ऊपर मैंने हिंदी, ये नीचे आ गया जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया था। जो काली गठ पारानी का लेखक जो गॉर्डन। आर्यभट्ट ने क्या है? सूर्य सिद्धांत लिखा था। लोक निर्वाचन आयोग में जमा राशि 10,000 थी। कांग्रेस की अध्यक्ष सरोजना नायडू थी, फर्स्ट लेडी। रिजर्व बैंक का वर्तमान शासक आप नए के हिसाब से जाना। बहुत साल त्रासदी में इथाइल आइसोसाइनाइड थी गैस वो। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। सबसे ज़्यादा व्यापार हिंद महासागर के थ्रू हुआ था। तीसरा सबसे बड़ा देश है जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। एग मार्क था इसके अंदर, जो घी या तिनका जो गुणवत्ता को चेक करता है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो है 2017 की जो हमने किया है इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2017 का क्वेश्चन पेपर हमने पूरा सोल्व करके आप में डाल दिया। अगर आपको कुछ क्वेश्चन इसमें करने में मैथमेटिक्स या रीजनिंग वाले क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके बेस पे मैं दूसरी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन तब बनाऊँगा जब आप बोलोगे कि इसके बारे में दोबारा आप मुझे सिर्फ सोल्व समझाओ, ये क्वेश्चन समझाओ, तो उसके बारे में मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है, जो दूसरे जो क्वेश्चन पेपर सोल्व हैं, इनको काफ़ी सीरियसली लेना है। उससे आपको पता चल जाता है कि कैसा क्वेश्चन आएंगे और वही क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होते हैं और आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज़ जो क्लास 2 है मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है टाइम से अपने काम को और अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी आप बीएड वाले कर सकें। और काफ़ी अच्छा स्कोप है, इग्नू की बीएड सस्ती हो रही है और काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद आप सीटेट करके अच्छे टीचर बनने की संभावना भी है। तो प्लीज़ अच्छे से पेपर की तैयारी करें। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसको एग्ज़ाम को देते हैं, इसको लाइटली मत लो।
जो मेरी सीरीज़ है क्लास जो अपलोड होती जाएंगी उनको आप करते जाना, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं से मिलेंगे। आपको कैसे सोल्व करना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो लगातार लेके आता रहूँगा। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए आपको कमेंट करके बताना है, उसी टाइप से मैं आपके एंट्रेंस पेपर के हिसाब से वीडियो लेके आऊँगा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। अभी आप यहाँ पे मेरा टाइम देख सकते हैं, रात के 12:30 बजने वाले हैं। ठीक है, तो कितनी रात को मैं एज ए प्रॉमिस मैंने वीडियो की पहले किया था कि मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, तो मैंने वीडियो बनाया है। काफ़ी टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। तो प्लीज़ आगे जो है आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को पक्का प्रेस करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आज या कल में मैं लेके आऊँगा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम और पक्का क्लियर करो। थैंक यू।